हेलो दोस्तों, वेलकम टू दून लॉ मेंटर। वेलकम टू एपिसोड 6 ऑफ द BNS 2023 लेक्चर सीरीज। आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको BNS 2023 को कैसे पढ़ना है, हाउ टू स्टडी और द अप्रोच टू स्टडी BNS 2023 को डिस्कस करने वाले हैं। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। देखिए, जब तक सरकार इस कानून को लागू नहीं करती और उस टाइम तक जो भी नोटिफिकेशन आएंगी वहां पर आपका इंडियन पिनल कोड ही लागू होगा। जैसे अभी हाल ही के अंदर कल आपका हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज की 174 वैकेंसीज नोटिफाई हुई है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में है, आप वीडियो को देखिएगा। चैनल पर आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी जहां पर डिटेल सिलेबस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को हमने डिस्कस किया है और कैसे आपको हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी करनी है। और आपके लिए उस वीडियो के अंदर एक गिफ्ट भी है। ठीक है, अब बात करते हैं जहां तक अप्रोच टू स्टडी BNS भारतीय न्याय संहिता 2023 की। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जब तक सरकार इस कानून को लागू नहीं करती, ये मान के चले कि आपके पुराने वाले इंडियन पिनल कोड 1860 ही एप्लीकेबल होगा और आपकी जो एग्जाम्स होंगे वहां पर भी वही आएगा। ये जो BNS भारतीय न्याय संहिता 2023 है, जिस दिन सरकार इन कानून को लागू कर देगी, नोटिफाई कर देगी, डेट ऑफ इंप्लीमेंटेशन बता देगी सबको और इंप्लीमेंट कर देगी, उस दिन से आने वाले जितने भी एग्जाम होंगे उसमें आपका यही भारतीय न्याय संहिता पूछा जाएगा। पुराने वाला लॉ कभी नहीं पूछा जाएगा। एग्जाम के अंदर आपका नया लॉ ही पूछा जाएगा उस दिन से। और हमें लगता है कि सरकार बहुत ही जल्दी इस डेट को अनाउंस करने वाली है। और आज की तारीख में और आज की डेट में इस वीडियो के अंदर हम वही समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं कि कैसे आपको भारतीय न्याय संहिता 2023 को पढ़ना है। व्हाट शुड बी योर अप्रोच टू बी द मास्टर ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023। चलिए बिना देरी किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। अप्रोच टू स्टडी BNS 2023। अब जो पहली चीज है, इंडियन पिनल कोड को कितना पढ़ना है। पुराने वाले की बात कर रहा हूं मैं, 1860, दैट इज ओल्ड लॉ। एज फार एज ओल्ड लॉ इज कंसर्न्ड, उसके आपको कॉन्सेप्ट नए लॉ के अंदर भी मिल रहे हैं। 95 to 98% कॉन्सेप्ट्स वही है। एक आधा नया कॉन्सेप्ट कोई जुड़ा होगा तो उसको एक्सप्लोर अच्छे से आप अलग से करेंगे, मगर कॉन्सेप्ट्स के लिए आपको हमेशा पुराने वाला लॉ काम आएगा विद रेफरेंस टू कॉन्सेप्ट्स एंड लैंडमार्क जजमेंट्स। मर्डर के ऊपर, रेप के ऊपर जो लैंडमार्क जजमेंट है कभी वो बदल जाएंगी? नहीं बदलेंगी ना, मगर आपको उनको नए लॉ के हिसाब से अप्लाई करना है। ठीक। और एक और बात, पुराना क्रिमिनल लॉ कब तक इफेक्ट में रहेगा? जिस दिन से नए कानून इंप्लीमेंट हो जाएंगे। तो पेंडिंग केसेस के लिए हमेशा इंडियन पिनल कोड 1860 ही काम आएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं मेजर हमारे नए लॉ की। BNS के अंदर आपको क्या क्या ध्यान देना है? पहला है आपका पेरेंट सेक्शंस। पेरेंट सेक्शन का मतलब है कि मेन प्रोविजन वाले सेक्शन। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अगर आप चोरी के अपराध पर जाएंगे तो पुराने क्रिमिनल लॉ के अंदर थेफ्ट का जैसे मेन ऑफेंस था, या इसी तरह आपको BNS के अंदर भी मिलेगा कि थेफ्ट, चोरी का अपराध, जहां पर चोरी की परिभाषा दी गई है और चोरी की सजा दी गई है। ये है आपका पेरेंट सेक्शन, पैतृक सेक्शन, मेन सेक्शन। इसके एंसिलरी सेक्शन कौन से होते हैं? लिखा है जहां पर थेफ्ट बाय सर्वेंट, क्लर्क एटसेट्रा, नौकर के द्वारा अगर चोरी की गई है तो वो उसका एंसिलरी सेक्शन है, वो पेरेंट सेक्शन नहीं है। इसी तरह अबेटमेंट के कुछ प्रावधान है। मेन अबेटमेंट ऑफ अ थिंग क्या होती है, अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस क्या होता है, और अबेटर कौन होता है। ये हो गए आपके मेन प्रोविजन, पेरेंट सेक्शन। ठीक है, और इसके अलावा आपको अबेटमेंट पर कुछ और सेक्शंस और मिल जाएंगे एक्स्ट्रा।
वो होते हैं एंसिलरी सेक्शन, उनके ऊपर भी मैं आऊंगा। या इसी तरह मैं आपको और एग्जांपल देता हूं पेरेंट सेक्शंस का। बताइए आप और क्या हो सकता है। पब्लिक ट्रैंक्विलिटी से रिलेटेड जो ऑफेंसेस है उसके पेरेंट सेक्शन कौन से? अनलॉफुल असेंबली क्या होता है, ठीक है, एफरे क्या होता है, राइटिंग क्या होती है, ये है पेरेंट सेक्शन। इसके बाद जो इसके एंसेलरी सेक्शंस है, जैसे कि यूज ऑफ आर्म्ड वेपन बाय मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, यूज ऑफ डेडली वेपन बाय मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, है ना, यूज ऑफ वर्ड्स, स्पीचेस एटसेट्रा, ये सारे आपके एंसिलरी सेक्शन है अनलॉफुल असेंबली और ऑन द चैप्टर रिलेटिंग टू द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। पेरेंट सेक्शन, मेन सेक्शन कौन से हैं? जहां पर ऑफेंस डिफाइन है और ऑफेंस की सजा है। जहां पर ऑफेंस डिफाइन है और जहां पर उसकी मेन ऑफेंस की सजा है, वो आपके होते हैं पेरेंट सेक्शन। पेरेंट सेक्शन को आपको किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है। उसका सेक्शन नंबर, उसके की असेंशियल एलिमेंट, उस ऑफेंस को डिफाइन होने के लिए जो भी असेंशियल एलिमेंट होते हैं, आपको उनका पूर्णतया ध्यान रखना है। उसके अलावा और क्या आपको ध्यान रखना है? उसके अलावा आपको यह ध्यान रखना है कि क्या ध्यान रखना है, बताइए आप। उसके अलावा क्या ध्यान रखना है? उसके अलावा यह ध्यान रखना है कि उस पेरेंट प्रोविजन के अंदर, मतलब मेन प्रोविजन के अंदर जो ऑफेंस डिफाइन है उसकी सजा कितनी है, ये चीज आपको नहीं भूलनी है। और मेजर ऑफेंसेस की आपको ये ध्यान ही रखना, ठीक है। जहां तक पेरेंट सेक्शंस की बात है, दे आर ऑलवेज आस्क्ड इन एग्जाम, और इनका वेटेज कितना है? 90%। जो एग्जाम में सवाल मिलेगा आपको पेरेंट सेक्शन से ही मिलेगा। जैसे थेफ्ट की डेफिनेशन क्या होती है, चोरी क्या होती है, एक्सटॉर्शन क्या होता है, रॉबरी क्या होती है, डेकॉइटी क्या होती है, अबेटमेंट ऑफ अ थिंग क्या होती है, अबेटर कौन होता है, अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस क्या होता है, ठीक है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या होती है, ठीक, अनलॉफुल असेंबली क्या है, राइटिंग क्या है, एफरे क्या है, रेप क्या है, गैंग रेप क्या है, फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस क्या है। ये हो गए आपके मेन ऑफेंस। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या है, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी क्या है। इनके साथ जो और सेक्शंस दिए हुए होते हैं उनको हम एंसिलरी सेक्शंस बोलते हैं। मैं आपको अभी बेयर एक्ट उठाकर आपको बताता ही हूं, इंडेक्स मैंने उठाया हुआ है। जैसे मैंने पब्लिक ट्रैंक्विलिटी वाले रिलेटेड ऑफेंसेस वाला चैप्टर खोला हुआ है, नए कानून के अंदर जो अनलॉफुल असेंबली से रिलेटेड जो प्रोविजन है वो सेक्शन 189 से शुरू है। पुराने वाले लॉ के अंदर कहा थे 141 के अंदर अनलॉफुल असेंबली डिफाइन था, मगर यहां पर 189 के अंदर है, ठीक है। पुराने लॉ के अंदर 149 आपका कॉमन ऑब्जेक्ट की बात करता था, मगर जस्ट आफ्टर अनलॉफुल असेंबली की डेफिनेशन कॉमन ऑब्जेक्ट की बात कर दी है। जो 149 था वो अब 190 हो गया है, ठीक है। 180 को आपको, 189 को आपको ध्यान रखना है, 189 को आपको ध्यान रखना है, पेरेंट प्रोविजन है, कॉमन ऑब्जेक्ट 190 आपको ध्यान में रखना है। फिर राइटिंग डिफाइन कर दिया इन्होंने, ठीक है। अब देखिए, अगर आपके पास इंडेक्स है नए कानून का, तो उसका जो सेक्शन 192 है वो एंसिलरी प्रोविजन है, सब्सिडरी प्रोविजन है राइटिंग का, क्योंकि 191 के अंदर राइटिंग, जिसको हम दंगा कहते हैं, वो डिफाइन किया गया है।
मगर 192 और 93 के अंदर उसकी एंसिलरी बातें की गई है, जैसे wantonly giving provocation with intent to cause riot if nothing be committed, if not committed। ठीक है, wantonly giving provocation, उत्तेजित करना सामने वाले को ताकि दंगे भड़क जाएं, ये एक तरह का एंसिलरी प्रोविजन है। इसको आपको मेन प्रोविजन जितना नहीं पढ़ना है, मगर आपको हाँ आइडिया होना चाहिए कहाँ है। मगर मेन प्रोविजन के एसेंशियल इंग्रेडिएंट, सेक्शन नंबर, पनिशमेंट आपको नहीं भूलने हैं। ये बात आपको इस तरीके से अपने प्रोविजन के अंदर आपको आगे चलना है। पेरेंट सेक्शंस दे आर ऑलवेज आस्क्ड इन एग्जाम, 90% आपको इन्हीं पर फोकस करना है पूरे आईपीसी के अंदर। दूसरे हैं आपके एंसिलरी सेक्शन, एंसिलरी सेक्शंस जो एक तरह से एक मेजर टॉपिक के छोटे छोटे अलग अलग हिस्से, इस कंडीशन में क्या होगा, इस ऐसा हो तो ऐसा क्या होगा, जो बात करते, जैसे थेफ्ट बाय सर्वेंट क्लर्क है तो उस सिचुएशन के अंदर क्या होगा। मेन तो क्या है आपका थेफ्ट का ऑफेंस है वो होगा, उसकी पनिशमेंट क्या है आपको ये ध्यान रखना है। वो आपका चला गया पेरेंट सेक्शन के अंदर। और जो मैंने अभी बताया एंसिलरी सेक्शन, वो आपको आपके बस आपको एक आइडिया होना चाहिए। अगर आप उनका एग्जैक्ट सेक्शन नंबर भी भूल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर फिर भी उनको कोशिश करिए धीरे धीरे रिमेंबर की। बट यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज पेरेंट सेक्शंस, क्योंकि 90% सवाल आपके यहीं से आएंगे, चाहे वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, 90% आपका सारा फोकस पेरेंट सेक्शंस पर रहना चाहिए। ठीक, और आगे का जो अगला हिस्सा है, जो पॉइंट मैं आपको ध्यान रहा हूं कि इंटरलिंकिंग ऑफ सेक्शंस, एक सेक्शन को आपको कैसे दूसरे सेक्शन से लिंक करना है, उसमें आपकी सबसे ज्यादा मदद करता है इंटरप्रिटेशन क्लॉज सेक्शन 2, जहां पर नए कानून के अंदर सारी डेफिनेशंस दी गई है। पहले क्या होता था, पुराने कानून के अंदर सेक्शन 7 से लेकर 52 तक आपकी डेफिनेशन दी होती थी, परिभाषा दी होती थी, मगर नए भारतीय न्याय संहिता के अंदर सेक्शन 2 के अंदर ही डिफरेंट सबसेक्शंस बनाकर सारी चीजें वहीं पर इंक्लूड कर दी गई है। तो आपको उस चीज का ध्यान रखना है। आपका जो डेफिनेशन वाला सेक्शन है ना, आपके बिल्कुल टिप्स पर होना चाहिए कि इस चीज की डेफिनेशन यहां दी गई है, इसका ये मतलब है। क्योंकि ये सारी डेफिनेशन जब आप मेन आईपीसी पढ़ेंगे, प्रोविजंस पढ़ेंगे, सेक्शन नंबर दूसरे पढ़ेंगे जहां पर ऑफेंस वगैरह डिफाइन है या जनरल एक्सेप्शंस वगैरह दी गई है, तो वहां पर वो सारी टर्मिनोलॉजीज यूज होंगी। और एक चीज जो आपको परिभाषाओं के अंदर, डेफिनेशन के अंदर डिफाइन कर दिया है, वो दोबारा रिपीट नहीं होगी आपके सेक्शन के अंदर। आपको इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। तो और वो कैसे पॉसिबल होगा, जब आपको डेफिनेशंस याद है। पहली बात तो जो मेन प्रोविजन है आपको पर्टिकुलर डेफिनेशन के साथ इंटरलिंक करना है, और उसके अलावा सिर्फ डेफिनेशन वाले सेक्शन से इंटरलिंकिंग नहीं करनी, देयर मे बी समटाइम इंटरलिंकिंग बिटवीन डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ द भारतीय न्याय संहिता। जैसे इंटरलिंकिंग क्या होती है, इंटरलिंकिंग कई बार लिंक भी हो सकता है और कई बार डिफरेंस भी हो सकता है। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे आउटरेजिंग द मोडेस्टी ऑफ वुमन है का कॉन्सेप्ट है, एक उसके साथ जो कॉन्सेप्ट कंपेयर किया जाता है वो होता है इंसल्टिंग द मोडेस्टी ऑफ वुमन। इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, आउटरेजिंग एंड इंसल्टिंग के अंदर? पुराने लॉ की अगर हम बात करें तो 354 और 509 हुआ करते, तो उसमें कंपैरिजन आता था। अब जब हम नए कानून के अंदर देखेंगे तो देखेंगे कि ये प्रोविजन कहाँ है, तो इनकी भी इंटरलिंकिंग होगी। आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है। और क्या चीज आपको ध्यान में रखनी है, जनरल प्रिंसिपल्स, जो भी जनरल प्रिंसिपल्स हैं हमारे पीनल लॉ के, आपको वो ध्यान में रखना है। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल लॉ, उसमें सबसे बड़ा प्रिंसिपल पता है आपको क्या है? मैंसरिया वाला कॉन्सेप्ट, एक्टस फेसिट्रियम निसीमेंसिट्रिया, इस तरीके के कॉन्सेप्ट हैं। जो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आएंगे जब आप क्रिमिनल लॉ पढ़ेंगे, तो वो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसीमेंसिट्रिया मतलब कि एन ऑफेंस इज नॉट अ क्राइम अनलेस कमिटेड विद अ गिल्टी इंटेंशन।
अगर आपकी आपराधिक मंशा नहीं है तो आप उस कृत्य के लिए लायबल नहीं होंगे। इस तरीके के जितने भी प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व है क्रिमिनल लॉ के अंदर, वो आपकी बहुत अच्छे से तैयारी होनी चाहिए, बहुत ही ज्यादा अच्छे से। स्पेसिफिक ऑफेंसेस पर आपको ध्यान देना है बहुत ज्यादा। रेप, थेफ्ट, मर्डर, इनकी डेफिनेशन पर, इनकी सजाओं पर, और ये कौन से सेक्शंस के अंदर दिए गए हैं, और इनके ऊपर लैंडमार्क जजमेंट कौन कौन सी है। ठीक, मेन ऑफेंस कौन से हो गए आपके, मैंने आपको अभी कुछ एग्जांपल दिए। फॉर एग्जांपल मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड, कॉजिंग डेथ बाय रैश और नेग्लिजेंट एक्ट, थेफ्ट, रॉबरी, dacoity with murder। अब dacoity with murder is a kind of ancillary section of the dacoity। मेन सेक्शन कौन सा है आपका, पेरेंट सेक्शन कौन सा है जहां पर dacoity डिफाइन है। बट अगर आप डकैती करते टाइम किसी का मर्डर भी करते हैं तो वो एक तरह का एंसिलरी सेक्शन है किसका, पेरेंट सेक्शन का। पेरेंट सेक्शन कौन सा है आपका, dacoity, है ना। क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट। ठीक, आगे बढ़ने से पहले मेरे माइंड में एक चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है अबाउट द न्यू भारतीय संहिता, भारतीय न्याय संहिता 2023। पुराने लॉ का सबसे कम सजा वाला ऑफेंस आपको पता है कौन सा था? पुराने लॉ का सबसे कम सजा वाला प्रावधान आपको पता है क्या था? सरकार ने उस चीज को रिकॉग्नाइज किया और नए कानून के अंदर उसकी सजा सफिशिएंटली बढ़ा दी है। शराब पीकर रोड पर दंगा करना, शराब पीकर मिसबिहेव करना पब्लिक प्लेस के अंदर, जो सेक्शन 510 के अंदर पुराने कानून के अंदर सजा दी गई थी, उसकी सजा कितनी थी? 10 रुपए का फाइन या फिर 24 घंटे की इंप्रिजनमेंट। ठीक है, और वो कब होती, 10 रुपए का फाइन कब होता? जब उस कंसर्न व्यक्ति के ऊपर, शराबी के ऊपर, जिसने शराब पीकर पब्लिक प्लेस पर मिसबिहेव किया है, उसके ऊपर बकायदा केस चलता कोर्ट में और कोर्ट सजा सुनाती तब होता। इस अपराध को अभी भी नए कानून के अंदर, भारतीय न्याय संहिता के अंदर भी रखा गया है, मगर पनिशमेंट को एनहांस कर दिया गया है। 24 घंटे की इंप्रिजनमेंट के कॉन्सेप्ट को शायद हमें देखना पड़ेगा, मगर फाइन को तो इंक्रीज कर दिया है। फाइन का अमाउंट 1000 रुपए तक कर दिया गया है, और इसके अंदर कम्युनिटी सर्विस एज अ मोड ऑफ पनिशमेंट इनकॉर्पोरेट कर दी गई है, क्योंकि बहुत छोटा अपराध है ना, शराब पीकर पब्लिक प्लेस पर मिसबिहेव करना। तो मैं आपको एक ये पॉइंट बता रहा था, जनरल ऑफेंसेस। और आपको अब पढ़ना और कैसे है इस सब्जेक्ट को, बेयर एक्ट, बेयर एक्ट को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। आप ये मान के चलिए कि आप शायद सौभाग्यशाली हैं। भारत के पीनल लॉ को, जो उसका नया पीनल लॉ आएगा हमारा, जो भारतीय न्याय संहिता, जो इफेक्ट इंप्लीमेंट किया जाएगा अभी हाल ही के अंदर सरकार के द्वारा नोटिफाई करके, उसको आप पढ़ने वाला फर्स्ट बैच होगे। और मान के चलिए ये जब इस तरीके के कानून आते हैं, कम से कम 50 साल चेंज नहीं होंगे, कम से कम 50 साल चेंज नहीं होंगे। सपोज, इसका मतलब क्या है कि आप इन कानूनों को लगभग कम से कम 50 साल तक अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करते रहेंगे, या तो न्यायाधीश के रूप में, या पब्लिक सर्वेंट, या एपीओ के रूप में, या कोर्ट में प्रैक्टिस करते हुए एज अ लॉयर भी। और आप इन नए कानूनों को जड़ से ध्यान में रख रहे हैं। ठीक है, तो टाइम ब टाइम आपकी नॉलेज बढ़ती ही रहेगी। आप सौभाग्यशाली है कि कानून को आप इस तरीके से पढ़ रहे हैं। इस कानून को आपको पढ़ना कैसे है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? बेयर एक्ट प्लस क्लास नोट्स, प्लस लैंडमार्क जजमेंट्स डिस्कस्ड इन द क्लास। ये जो चीज है, यू डोंट हैव टू स्किप इवन 1%।
ये जो हिस्सा है आपको इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, चाहे कुछ हो जाए, ये आपको करना ही करना है। इतना बेरेट, क्लास नोट्स एंड देन लैंडमार्क जजमेंट्स। एग्जाम में सक्सेस पाना है, इतने पोर्शन के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। क्लास नोट्स की जब मैं बात करता हूं, वीडियो लेक्चर्स प्लस क्लास नोट्स प्लस लैंडमार्क जजमेंट, ये आपका बिल्कुल भी नहीं छूटना चाहिए। जब आपका ये हो जाए, इतना करने से आपका ये मानिएगा 90% काम हो जाएगा एज फार एज एग्जाम इज कंसर्न, अलॉन्ग विद द टेस्ट एंड असाइनमेंट जो भी हम देंगे। आपका 90% काम हो जाएगा। जब अगर आपका ये हिस्सा कंप्लीट हो जाए तो आप क्या कर सकते हैं, स्टडी नोट्स प्रोवाइडेड बाय अस, उनको रेफर कर सकते हैं। स्टडी नोट्स प्रोवाइडेड बाय अस, उनको रेफर कर सकते हैं। जब आप ये कर लेंगे 90% ये और 8% ये, तो टोटल आपका कितना हो गया, 98% काम हो गया। क्लास नोट्स प्लस स्टडी नोट्स प्रोवाइडेड बाय अस, तो आपका 98% काम हो जाएगा। और मेरे को लगता है कि आपका इतना हो गया तो मोर देन सफिशिएंट, आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। मगर फिर भी दिल तो बच्चा है जी, हमें तो इनसफिशिएंट लगता है, सर ने तैयारी सफिशिएंट करा ही नहीं। तो फिर आप किसी भी रेफरेंस बुक को देख सकते हैं, किसी भी बुक को देख सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। मैं वैसे बुक रिकमेंड कभी नहीं करता हूं। आप मेरे लेक्चर्स देखेंगे तो आपको कभी किताबें खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर फिर भी अगर आपका मन करता है तो आप बुक से रेफर कर सकते हैं। और बुक को कभी भी पेज टू पेज मत पढ़ना बेटा, नहीं तो एग्जाम कोई क्लियर नहीं होगा। रीजन कि आपको एक बुक कम से कम 3-4 हजार पेज की तो होगी, उसको आपको पढ़ने में समझने में 1 साल लग जाएगा। और 1 साल में तो आपको 6-7 सब्जेक्ट, 10-12 सब्जेक्ट पढ़ के जुडिशरी का एग्जाम निकालना है। जब एक सब्जेक्ट पर ही आप 1 साल लगाओगे तो क्या 15 साल में तैयारी करोगे? बुक को सिर्फ वहां रेफर करना है जहां पर कोई पॉइंट आपको लगता है क्लास में नहीं डिस्कस किया गया, या मुझे अपने क्वेश्चन की क्वालिटी को एनहांस करने के लिए कुछ ऐड करना चाहिए। अदरवाइज आपको बुक को रेफर नहीं करना है। हाँ, जहां तक स्टैंडर्ड बुक की बात है, मैं आपको 2 बुक्स रिकमेंड करता हूं, जिसमें मेरी टॉप प्रायोरिटी पर पहली बुक है केडी गौर, केसेस एंड मटेरियल ऑन द पीनल लॉ। अभी कोई बुक मत खरीदिएगा, नए लॉ के हिसाब से रिवाइज्ड वर्जन आने दीजिएगा तब खरीदिएगा, उससे पहले अभी बुक मत खरीदिएगा कोई भी। जब रिवाइज्ड वर्जन आ जाए तभी खरीदनी है आपको। बुक का नाम अगर मैंने बता दिया है, केडी गौर बाय केसेस एंड मटेरियल बाय केडी गौर। बेस्ट बुक है इंडियन पिनल कोड और अब भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से जब भी रिवाइज्ड एडिशन आएगा। ये नहीं लेनी तो आप रतनलाल एंड धीरज लाल ले सकते हैं, इसके अलावा आपको कुछ नहीं। मगर इन बुक्स का पर्पस सिर्फ आपकी 2% मदद करना है, 98% आपका हो जाएगा काम अगर आपने इन चीजों को हमने ऑलरेडी बता दिया। 90% आपको क्लास के वीडियो लेक्चर्स, क्लास नोट्स जो आप हैंड रिटन तैयार कर रहे हैं, लैंडमार्क जजमेंट डिस्कस्ड इन द क्लास अलॉन्ग विद द टेस्ट एंड असाइनमेंट गिवन इनटू यू। उसके बाद 8% आप हमारे जो स्टडी नोट्स हम प्रोवाइड करते हैं उस पे, और मन करे तो आप किसी बुक से सिर्फ रिमेनिंग पॉइंट को देख सकते हैं। विद दिस आपका सारा काम हो जाएगा। ये हमारी अप्रोच रहेगी स्टडी करने। तो दोस्तों बताइए आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा? कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी फीडबैक जरूर दिया कीजिए। अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, आप वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि आपको चैनल पर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन फटाफट से मिल जाए। आप देख रहे होंगे कि आजकल हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियो आती है और ये ऐसे ही आपको बहुत
रेगुलर स्पेस के अंदर मिलती रहेंगी फॉर वेरियस लॉ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, चाहे जुडिशरी हो या एपी हो। और अगर आप हमसे रेगुलर तौर पर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं फ्रॉम आवर एंड्रॉयड ऐप, ऑनलाइन लाइव कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं फ्रॉम आवर एंड्रॉयड ऐप एज वेल एज आवर वेबसाइट। डिटेल्स आपके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।